हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूं सीक्रेट इन्वेजन की इनह्यूमंस की टाई इन। मतलब हम देखेंगे कि सीक्रेट इन्वेजन का जब मेन टॉपिक चल रहा है तो उस वक्त इनह्यूमंस और उसकी कम्युनिटी क्या कर रही है, क्योंकि बेसिकली वो लोग अर्थ पे तो रहते नहीं है, वो लोग अर्थ के मून के ऊपर रहते हैं जो कि उनकी सिटी का नाम है एटिलन। और हम देखेंगे कि किस तरह से सीक्रेट इन्वेजन के अंदर इनह्यूमंस ने अपना पार्ट निभाया है, जिस तरह से अर्थ की हीरोज अर्थ के ऊपर वो जंग लड़ रहे हैं। सो बेसिकली आपको जैसे कि पता होगा कि एवेंजर्स इल्यूमिनाटी में हमने देखा था कि ब्लैक बोल्ट जो था वो बेसिकली एक सुपर स्क्रल था और पता नहीं कब से, और अभी तक हमें इस बात के बारे में नहीं पता है कि असली ब्लैक बोल्ट मौजूद है तो वो कहाँ है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरह से इनह्यूमंस जो हैं अब स्क्रल के खिलाफ वॉर करने वाले हैं। और बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ गाइस कि इस सीरीज़ के जो हैं 4 लिमिटेड इश्यूज़ हैं जिनको मैं 4 वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये सारे इश्यूज़ मैं एक साथ शेयर नहीं करूँगा, बल्कि टाइमलाइन के हिसाब से ही शेयर करूँगा जैसे मैं अभी तक करता आया हूँ। सो गाइस, अब तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो ये टाइमलाइन फॉलो कर रहा हूँ इसमें मुझे और ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट मिले और मैं डेली अपलोड्स इस तरह जारी रख सकूँ। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. यहाँ पे हमें इनह्यूमंस की हिस्ट्री बताई जा रही है जो कि कार्नेक बता रहा है, और वो बताता है कि इनह्यूमंस का बीज बोया जब गया था जब क्री और स्क्रल के बीच में वॉर चल रही थी। स्क्रल जो हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शेप शिफ्टिंग एलियंस हैं जो कि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आगे थे और वेपन्स में भी, और वो क्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। और क्री के पास उस वक्त वो तीर मौजूद नहीं था अपने कमान के अंदर जिससे वो अपने दुश्मन को हरा सकें, तो इसीलिए वो उन लोगों की तलाश में निकल गए जो उनको हरा सकें। और फिर उन्होंने हमें ढूंढा अर्थ के ऊपर, और उन्होंने जब उन ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स करे तो तब जाके इनह्यूमंस पैदा हुए। हम लोग क्री की बनाई हुई एक ऐसी रेस है जिनको सुपर स्पाइस माना जाता है। हम लोग इनके लिए जासूस के तौर पे बनाए गए थे। हम इतने ज़्यादा पावरफुल सोल्जर हैं, हम चाहें तो दुश्मनों को प्लेनेट्स को इन्फ्लिट्रेट कर सकते हैं और उन जंगों को जीत सकते हैं जो कि वो लोग कभी नहीं जीत पाए। हम लोग एवोल्यूशन बाय प्रॉक्सी हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये प्रॉक्सी क्या चीज़ है, लेकिन तभी वहाँ पे और भी लोग सवालात करते हैं और वो पूछते हैं कि ब्रदर कार्नेक, हमें ये बताइए कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने किस तरह से स्क्रल्स का मुकाबला करा। तो कार्नेक बोलता है कि हमें इस बारे में कभी जानने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि क्री अपने इस प्रोग्राम का ट्रैक छोड़ चुका था। अब उसके काबू में ये प्रोग्राम नहीं रहा था और हम लोग अपने आप पे आज़ाद हो गए थे। अब हम जो चाहें वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते थे। अब हम किसी क्री के लिए ना ही किसी स्क्रल के लिए काम करते हैं। और क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इनह्यूमंस के सीक्रेट का राज क्या है कि वो अब तक जो है इतने सही सलामत और किसी को इनके बारे में नहीं पता चला है। तो बहुत सारे लोग हाथ खड़े करते हुए बोलते हैं कि टेरिजन क्रिस्टल, टेरिजन मिस्ट, लॉकजो वगैरह वगैरह। लेकिन कार्नेक बोलता है कि तुम सबके जवाब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा सबसे आसान सीक्रेट ये है कि हम लोग एक फैमिली हैं, द किंग, ब्लैक बोल्ट एंड द रॉयल फैमिली। हम लोग भले एक दूसरे से अलग अलग दिखते हों, लेकिन हम लोग आपस में सब भाई बहन हैं, और ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि हम लोगों को यूनिक बनाता है। मेरा तोहफ़ा है कि मैं लोगों की वीकनेसेस को जान लेता हूँ, उनको पता करके उनको हरा देता हूँ। लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर जानता हूँ कि जब तक इस फैमिली के अंदर ये बॉन्ड मौजूद है हमारे अंदर कोई वीकनेस नहीं है। और बेसिकली हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं शील्ड हेली कैरियर के ऊपर, जहाँ पे उस सुपर स्क्रल की बॉडी रखी हुई होती है जो कि ब्लैक बोल्ट बन के घूम रहा था। और बेसिकली यहाँ पे आयरन मैन ने जो है मेड्यूसा, जो कि वहाँ की क्वीन है, ब्लैक बोल्ट की वाइफ, और उसकी बहन क्रिस्टल को बुलाया है ताकि वो उनको इस मैटर में बता सके। तो मेड्यूसा उसको देखते हुए बोलती है गुस्से से कि ये आखिरकार क्या चीज़ है। तो आयरन मैन बोलता है कि ये एक स्क्रल है। तो मेड्यूसा बोलती है कि मुझे पता है कि ये क्या है मिस्टर स्टार्क, मैं इतनी ज़्यादा पागल नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के कपड़े क्यों पहना हुआ है। तो आयरन मैन बोलता है कि हमें नहीं पता, हम इसको समझ रहे थे कि ये ब्लैक बोल्ट है और ये काफ़ी टाइम से उसका रूप लिया हुआ है और हम इसको पता भी नहीं लगा पा रहे थे, ये बिल्कुल फ्लॉलेस है। तो मेड्यूसा पूछती है कि आखिर कब से।
तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं अंदाज़ा है, हो सकता है एक दिन या उससे ज़्यादा, लेकिन मैं कंफर्म न होकर नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। तो मेडुसा बोलती है कि आखिरकार तुम्हें एग्जैक्टली पता क्या है इस बारे में। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं अभी कुछ देर में रीड रिचर्ड और हैंक पिम से मिलने वाला हूँ और हम लोग जो है इसके बारे में चेक करेंगे। लेकिन मेडुसा जो है अपने बालों का इस्तेमाल करती है और आयरन मैन को ज़ोर से पीछे धक्का देते हुए पकड़ लेती है और गुस्से से बोलती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, मुझे ये बताओ सिर्फ। तो आयरन मैन बोलता है कि मेडुसा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो मेडुसा बोलती है कि तुम्हारी मुश्किलें हमेशा हमारे घर तक पहुँच जाती हैं, है ना। पहले तुम्हारी वो सिविल वॉर, फिर वो वर्ल्ड वॉर हल का मामला, कीमत सिर्फ हमारे लोगों को चुकानी पड़ती है, और अब तुम्हारी ये सीक्रेट मीटिंग जिसका नतीजा ये निकला है। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम कौन सी सीक्रेट मीटिंग्स की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ। तो मेडुसा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है एक हस्बैंड रात के अंधेरे में अपनी बीवी को छोड़ के जाएगा तो क्या उसकी बीवी को पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली मेडुसा यहाँ पे उन मीटिंग्स की बात कर रही है जो कि इल्यूमिनाटी की मीटिंग्स होती हैं और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो आयरन मैन बोलता है कि वेल, तुम जानती हो ना कि मैं अपने सूट को एक ऑर्डर दूं तो वो तुम्हारी जुल्फे जला के राख कर सकता है, लेकिन इस वक्त मैं उसकी स्मेल सूंघने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं तुम्हें जैसे कि बता रहा हूँ कि स्क्रल हमें बहुत टाइम से पागल बना रहा है और हम इसको पता भी नहीं लगा पा रहे थे। और क्या तुम मुझे इस बात का सबूत दे सकती हो कि तुम कोई स्क्रल नहीं हो। लेकिन मेडुसा बोलती है कि चलो मेरी बहन, हमारा यहाँ से काम ख़त्म हो चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि मेडुसा स्क्रल की बॉडी को अपने साथ ले जा रही होती है। तो आयरन मैन बोलता है क्या वो उस बॉडी को यहाँ से इसी तरह ले जाएगी। तो क्रिस्टल बोलती है ब्लैक बोल्ट उसका हस्बैंड है और हमारा किंग है। तो आयरन मैन बोलता है कि मैंने सुना है कि मैक्सिमस अब तुम लोगों का किंग बन चुका है। तो क्रिस्टल बोलती है कि वो हमारा नहीं, सिर्फ एटिलन का किंग है। तो आयरन मैन बोलता है देखो क्रिस्टल, तुम पहले एक अवेंजर्स का हिस्सा रह चुकी हो, तुम हमारे साथ काम कर चुकी हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया कि तुम मेरी इस बात को समझोगी। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ख़तरनाक तूफान जो है वो हमारी तरफ आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी सुपर पावर्ड लोग हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या इनह्यूमंस, हमें उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेडुसा बोलती है कि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है कि हम अपने ब्लैक बोल्ट किंग को वापसी लेकर आएंगे और तुम्हारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि तुम हमारे मामले में दखल मत देना। और इस तरह वहाँ पे वो लोग लॉक जो के साथ टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं अर्थ की मून के ऊपर जो कि इनह्यूमंस की सिटी एटिलन मौजूद है जहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली किंग मैक्सिमस बैठा हुआ होता है अपनी काउंसिल के साथ और इस यहाँ के लोगों के जो मसले वगैरह होते हैं उनको सुन रहा होता है। लेकिन अचानक तभी वहाँ पे मेडुसा और लॉक जो आते हैं टेलीपोर्ट होके और वो मेडुसा वहाँ पे स्क्रल की बॉडी को फेंकते हुए बताती है कि असल में हो क्या रहा है। और वो बताती है कि हम लोग जो हैं अब एक वॉर के ऊपर हैं। ये एक स्क्रल है जो कि मेरे हस्बैंड के रूप में घूम रहा था, उन्होंने अपना फर्स्ट अटैक कर दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उनके ऊपर किस तरह से अटैक बैक करें और हमें जल्द से जल्द ये करना होगा। तो वहाँ की काउंसिल के लोग पूछते हैं क्या आयरन मैन ने तुम्हें ये भी कहा है कि हमारे बीच और भी स्क्रल्स मौजूद हैं। तो मेडुसा बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो जब वो ब्लैक बोल्ट को कैप्चर कर सकते हैं तो हम तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे उनके ऊपर अटैक करना होगा, हमें किसी भी कीमत के ऊपर ब्लैक बोल्ट को वापसी लाना होगा। तो मैक्सिमस बोलता है कि वेल, आपका प्लान बहुत ज़्यादा ग्रेट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिक्कत है और वो ये कि ब्लैक बोल्ट मर चुका है। तो वहाँ पे कार्नाक बोलता है कि अभी तक हमें इस बारे में श्योर नहीं है कि वो मर गया है या जिंदा, हमें सिर्फ ये पता है कि ये स्क्रल उसका रूप लिया हुआ था। तो मैक्सिमस अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है कि अगर मैं अपनी एनिमी की जगह होता और मैं इतने ज़्यादा पावरफुल एनिमी को अपने कब्जे में ले लेता तो मैं सबसे पहले उसको मार देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लान में कॉम्प्लिकेशन आए उस एक आदमी की वजह से। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेता। लेकिन हमारी क्वीन की कॉम्प्लिकेशंस को एक साइड रखते हुए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एटिलन इस वक्त एक बहुत बड़े ख़तरे में है। हमें इस मैटर में बहुत केयरफुल रहना होगा, साथ ही साथ अपने सिटीजन्स के ऊपर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन जो है स्क्रल है और कौन जो कह रहा है वो वही है। हो सकता है कि तुम स्क्रल के साथ काम कर रहे हो या सो रहे हो। हम अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं और हमारे लोगों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे राजा यानी मैक्सिमस के कंधों पे आ गई है और मैं इसके लिए इमरजेंसी मेजर्स इख्तियार करना चाहूँगा। इस जगह के ऊपर हर किसी इनह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किए जाएंगे, उनसे इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे और मैं तुम लोगों को इनकरेज करता हूँ कि तुम लोग को किसी भी चीज़ के ऊपर शक हो तो तुम लोग डायरेक्टली मुझे ही आके रिपोर्ट करोगे। तो वहाँ पर काउंसिल के लोग बोलते हैं कि किंग मैक्सिमस, आपको नहीं लगता कि काउंसिल को ये आपस में ही डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मैक्सिमस बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या हुआ अगर काउंसिल का एक मेंबर स्क्रल हो तो इस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला फिर। और अब से जो है मैं सारी पावर्स को अपने हाथ में लेता हूँ जब तक हम ये पता ना लगा लें कि कौन कौन है। तो कार्नाक बोलता है क्या माय लॉर्ड, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे इस चीज़ के ऊपर। तो मैक्सिमस बोलता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या तुमने अभी अपनी क्वीन को नहीं सुना? उसने क्या कहा कि अब हम एक जंग के ऊपर हैं और जंग के अंदर इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो कार्नाक बोलता है एटिलन जो है वो एक जीनोग्राफिक कंट्री है, ये कोई रिजीम नहीं है, इनह्यूमंस एक फैमिली है। तो मैक्सिमस मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे भाई अब ये कोई फैमिली नहीं रही, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। इस तरह हम 3 घंटे बाद शिफ्ट होते हैं। बेसिकली वहाँ पे डिनर चल रहा होता है
और यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि कार्नेक और कॉर्गन जो होते हैं वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रल की प्रॉब्लम से इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। तो वहीं पे कार्नेक बोलता है ट्राइडन को कि इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ट्राइडन बोलता है कि बिल्कुल, ये बताओ कि इसको मारना कहाँ है? तो कार्नेक बोलता है कि इसके घुटनों के ऊपर, और इस तरह ट्राइडन उसको मार के गिराता है। और ट्राइडन बोलता है कि देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, अगर हम लोग इस तरह से आपस में लड़ते रहे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें इस वक्त स्ट्रांग रहना होगा क्योंकि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, इस तरह लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों जब इतना सोच रहे हो तो ज़रा ये भी सोच के देखो कि हमारी क्वीन, उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। और इस तरह मेड्यूसा के चैम्बर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो क्रिस्टल और लॉक जॉ के साथ बैठी हुई होती है। और मेड्यूसा बोलती है कि इस रात की खामोशी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, ये हमारी हुआ करती थी, ये हमारा गाना हुआ करती थी। मेरा हस्बैंड कभी मुझसे एक लफ्ज़ नहीं कहता था, ना ही मैंने कभी उससे एक लफ्ज़ सुना, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में कभी कुछ जानती ही नहीं थी, और अब मेरा सिर्फ चिल्लाने का दिल कर रहा है। सिस्टर, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ब्लैक बोल्ट मर चुका है? और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एक चर्च के अंदर, जहाँ बेसिकली कार्नेक जो है जो स्क्रल की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और बोलता है कि बताओ मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स क्या हैं, बताओ तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं। मतलब उसको एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक पीछे वहाँ से उसको किसी चीज़ की आवाज़ आती है। और जब वो देखता है तो वहाँ पे लूना मौजूद होती है, और वो लूना से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि हम लोग यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे थे, टोरोस और मैं, लेकिन अब मैं जो हूँ टोरोस से छुप के भाग रही हूँ। तो कार्नेक बोलता है कि तुम उससे भाग क्यों रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो चेंज हो चुका है। और इस तरह हम शैडो में देखते हैं कि पीछे एक स्क्रल खड़ा होता है कार्नेक के। इस तरह हम टेरिजन वाटर्स के अंदर देखते हैं जहाँ पे ट्राइडन जो है वहाँ पे जाता है, और उसको भी किसी चीज़ का अंदाज़ा हुआ होता है, उसको शक हुआ होता है कि कोई यहाँ मौजूद है, और वो भी वहाँ पे जाके पूछता है कि यहाँ पे आखिरकार है कौन। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉकजॉ और क्रिस्टल जो है बाहर टहल रहे होते हैं, लेकिन अचानक आसमान में एक चीज़ चमकती है। तो क्रिस्टल बोलती है कि लॉकजॉ, वो देख रहे हो, ये मुझे एक शिप लग रहा है, कहीं ये वो तूफान तो नहीं जिसकी टोनी बात कर रहा था मुझसे। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं खाने की टेबल पे, जहाँ पे गॉर्गन दो इनह्यूमन्स के साथ बातें कर रहा होता है, और वो इनह्यूमन्स इससे पूछ रहे होते हैं कि हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो गॉर्गन कहता है कि गार्ड्स के अलावा तो अभी हम किसी पे फ़िलहाल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जो है अपने कज़न की गर्दन तोड़ने की कोशिश करी, मुझे अब हर चीज़ के ऊपर ही शक हो रहा है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो जो इनह्यूमन्स होते हैं वो दरअसल रूप बदलते हैं और अपने असली रूप में आते हैं, और वो लोग स्क्रल्स होते हैं। और इस तरह वो लोग गॉर्गन के ऊपर अटैक करते हैं दोनों मिलके। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डिनर के ऊपर जितने भी स्क्रल्स होते हैं वो सब अपने असली रूप में आ जाते हैं, और यहाँ पे वो इनह्यूमन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह हमें पता चलता है कि यहाँ इनह्यूमन्स के बीच भी बहुत ज़्यादा स्क्रल्स मौजूद हैं। और इस तरह मेड्यूसा अपने कमरे में बैठी हुई होती है, लेकिन अचानक उसको एक रिफ्लेक्शन दिखती है ब्लैक बोल्ट की, जिसको देखते हुए उसके पीछे जाती है पर्दे के अंदर। और जब वो पर्दा खोल के देखती है और बोलती है कि माय किंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन वहाँ से एक आदमी आता है और वो बोलता है कि ही लव्स यू, और वो उसको गर्दन से पकड़ के नीचे गिरा रहा होता है। और हम बेसिकली देखते हैं कि ये एक सुपर स्क्रल ऐसा होता है जिसके अंदर इनह्यूमन्स की रॉयल फैमिली जो है उसकी सबकी पावर्स होती हैं। उसके अंदर ट्राइडन जैसी पानी की एबिलिटीज़ भी होती हैं, वो ब्लैक बोल्ट जैसा भी दिख रहा होता है, उसके पास मेड्यूसा जैसे बाल भी होते हैं, गॉर्गन जैसी टांगें भी होती हैं, और कार्नेक जैसा दिमाग भी होता है। और वो बोलता है उसको पकड़ते हुए कि वो तुम सबसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ अंधेरा होता है, और अचानक आँख खुलती है तो एक स्क्रल सामने खड़ा होता है और बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारी आखिरकार आँख तो खुल गई। तुम इस तरह बार बार मेरे एक्सपेरिमेंट्स के बीच में बेहोश हो जाते हो तो मेरे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बेसिकली यहाँ से हम स्क्रल की एक बैटल शिप के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक स्क्रल जो है वो बात कर रहा होता है ब्लैक बोल्ट से, जिसको उसने कैद किया हुआ है, और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम इतना ज़्यादा करीब आ गए और फिर भी फेल हो रहे हैं। मैंने तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए बहुत लोगों से लड़ाइयाँ करी हैं, क्योंकि तुम्हें कोई भी ज़िंदा नहीं रखना चाहता था, और अब हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा दिन भी बिता चुके हैं। और फाइनली अब मैं जान चुका हूँ तुम्हारी पावर्स को, तुम्हारी सोर्स को, कि किस तरह से ये काम करती है। तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है वो दरअसल इमोशंस के ज़रिए काम करती है। जितने ज़्यादा तुम्हारे अंदर इमोशंस होंगे उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होगी, और अब हमें सिर्फ तुम्हारे इमोशंस को बाहर लाना है। हम हर एक दिन अपनी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखते हुए इसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच रहे हैं। हमें जो बनाना था उसको हम बस बनाने ही वाले हैं। कुछ और सर्जरीज और थोड़ा सा पेनफुल काम रह गया है, उसके बाद तुम हमारे लिए तैयार हो जाओगे, और फिर हम तुम्हारी एनर्जी को फोकस कर पाएंगे, और हम तुम्हें जो है अपने लिए चिखवाएंगे, जिसके ज़रिए तुम एक ऐसी डिस्ट्रक्शन वेव पैदा करोगे जिससे तुम्हारी प्यारी दुनिया वो बर्बाद हो जाएगी। तुम बनोगे ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ स्क्रल एम्पायर, जो कि आज तक किसी ने भी यूज़ किया होगा। और बेसिकली हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़ा सा शिप बना रहे होते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने एक मशीन लगाई हुई होती है, जिसके ज़रिए वो लोग ब्लैक बोल्ट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक डिस्ट्रक्शन वेव फैलाएंगे, जिससे चाहें तो वो लोग पूरे पूरे प्लैनेट्स भी तबाह कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरी तरफ हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट को उन लोगों ने अपने कब्जे में लिया हुआ होता है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे टॉर्चर्स कर रहे होते हैं। उसकी बहुत बुरी हालत हो गई होती है। टू बी कंटिन्यूड।